नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी शाह होश में हो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। वक्फ बोर्ड पर लड़ाई आर पार की शुरू हो गई है, संसद से लेकर सड़क तक पहुंच गई है और इस सड़क पर जो लड़ाई पहुंची है उसमें वही एकता दिखाई दे रही है जो संसद के भीतर दिखाई दे रही थी। यानी बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की जिस तरह से जंतर मंतर पर, वह मोदी सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। मोदी तंत्र बेहद परेशान है इस तरह की एकता से। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल बहुत सीधा सा है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन करके नया बिल सरकार ला रही है उसका जो विरोध है, उस विरोध का आखिर होगा क्या? यह आर पार की लड़ाई जिस तरह से जंतर मंतर यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची और इसमें अनगिनत स्वर शामिल हुए, वह बता रहे हैं कि यह बड़ी लड़ाई है। इसमें चेहरा सिर्फ और सिर्फ AIMM के ओवैसी ही नहीं हैं, बाकी सांसद और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और यह इस लड़ाई को एक बहुत लंबी लड़ाई में तब्दील करने का मादा रखती है। इसने सीधे सीधे चुनौती दी है मोदी सरकार को, और सिर्फ मोदी सरकार को ही नहीं। यहां मोदी सरकार जिन दो बैसाखियों पर चल रही है, यानी एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार, इन दोनों को सीधे सीधे अल्टीमेटम देने का काम ओवैसी ने किया कि आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का आपने सपोर्ट किया तब आपको वोट हमारे भी चाहिए। लेकिन मसला इससे बहुत बड़ा है, जिसने एक सीधी लकीर खींची है कि आने वाले दिन सिर्फ शाहीन बाग नहीं, सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, बल्कि इस तरह के जो अनगिनत आंदोलन इस समय चल रहे हैं देश में मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, उन्हें भी जोड़ा जा सकता है एक ही धागे में। और इसी क्रम में सुनिए सबसे पहले ओवैसी को, जिन्होंने सीधे सीधे एक लंबी लकीर खींची है और मोदी सरकार के लिए आने वाले दिनों की मुसीबत को रेखांकित किया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। वक्फ के वक्फ यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं। भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ? कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार कायम रहेगी। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? और इसी क्रम में सुनना बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी के सांसद, जी हां, वही
अयोध्या से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके इस स्टेटमेंट को भी सुनना बहुत जरूरी है कि जो मैसेज अयोध्या की जनता ने दिया कि हमें भाईचारा चाहिए, हमें नफरत नहीं चाहिए, वही एकता वक्फ बोर्ड पे जो बड़ी पॉलिटिक्स बीजेपी खेल रही है उसके खिलाफ भी एकजुट है। महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी और भाईचारा चलेगा। और मुझे संवत फैलाबाद अयोध्या की सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड था, सारे घमंड को तोड़ दिया है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जो सरकार है इस देश में अमन चैन को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है। संविधान के प्रिंसिपल में लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा है। और अभी होली का त्योहार में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी समाज पढ़ने का, ये असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था, संविधान की आत्मा के खिलाफ था। इसी तरह से बिल जो लाया गया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में जो जमीनें ली जा रही थी उन जमीनों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। वही मनसा आज ये कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड ये है, किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे जिंदगी को मानी करना पड़े। भाकपा माले के महासचिव पहुंचे जंतर मंतर और वक्फ बोर्ड पे जो मोदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके खिलाफ बहुत साफ शब्दों में एक बड़ी लड़ाई का खाका खींचने की कोशिश की गई। यहां उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह लड़ाई जमीन पर कब्जे की लड़ाई है और मुसलमानों का जो गुस्सा है, जो डर है कि किस तरह से मोदी सरकार देश भर में मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, यह डर किसानों के डर से कैसे जुड़ता है, यह डर आदिवासियों के डर से कैसे जुड़ता है, और फिर वह उसे ले गए यूसीसी पर। वक्फ की जो जमीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फासीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। इसीलिए आज हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने, हर तरह के जुल्म के खिलाफ, हर तरह के नाइंसाफी के खिलाफ एक साथ खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने की जरूरत है और अपना हक जताने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस समय दो बड़े सवाल हैं। एक तो सवाल जमीन का है, इस देश में जमीन पर नजर है, जमीन कब्जा करने के लिए, उसको हड़पने के लिए। ये बात किसानों को अच्छी तरह से समझ में आती है। इतना बड़ा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ था इस पूरे देश में, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, हर जगह जहां किसान लड़ते हैं वो अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए लड़ते हैं, कॉर्पोरेट का कब्जा, उस कब्जे को रोकने के लिए लड़ते हैं। आदिवासी लड़ते हैं इस देश के अंदर अपने जल जंगल जमीन, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। हमें समझना चाहिए ये भी जमीन का सवाल है। ये भले ही एक किसी समुदाय के लिए इस्तेमाल के लिए है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जमीन को बचाने की जो लड़ाई है इस समय, मैं पूरे देश के किसानों से भी कहूंगा कि इसको जमीन के सवाल के रूप में देखिए, इसको पूरे यहाँ देश के जमीन बचाने की लड़ाई के रूप में देखिए। अगर आप अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं तो इस समय पूरे के पूरे समुदाय के लोग जो अपनी पहचान और अपनी जमीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनका साथ दीजिए, इसको जमीन बचाने की साझा लड़ाई इस देश के अंदर बना डालिए। हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये हमला है। अभी हमने उत्तराखंड में देखा है जहां पहला प्रयोग हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रयोग वहां हो रहा है उससे बात बिल्कुल साफ है कि बात ये करेंगे, इनको लग रहा है कि इससे हम मुसलमानों को परेशान कर देंगे, उनके हक को छीनेंगे। लेकिन परेशान कौन हो रहे हैं? इस हिंदुस्तान के हर वो सिटीजन परेशान हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितनी आजादी मिली है, वो रिलीजियस फ्रीडम भी है,
वो अपने बारे में, जीवन के बारे में फैसला करने का भी है, वो प्यार की भी आजादी है। और आज हम देख रहे हैं कि वहां रजिस्ट्रेशन के नाम पर पूरे टोटल जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, लोगों की प्राइवेट जिंदगी है, उसमें अभी पूरे सरकार की ओर से दखल देने की साजिश चल रही है। भाकपा माले के सांसद राजाराम ने भी साफ साफ कहा कि अगर मोदी जी की जिद है कि देश को बर्बाद करेंगे, तो हमारी भी जिद है कि हम इस देश का अमन चैन कायम रहने देंगे। उस एनसीसी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर रहे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने, उनको भी किनारे करने की कोशिश की गई है। जो देश का अन्नदाता था उसको कहा जा रहा है कि वो ट्रबल मेकर है, वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है, इसीलिए हार नहीं मानना है। अगर उनकी जिद है कि हम देश में फासिज्म को थोपेंगे, तो हमारी भी जिद है कि हम संविधान को और डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को इस देश से जाने नहीं देंगे। हमारी भी ये जिद है और ये लड़ाई चलेगी, जितनी भी लंबी चलने वाली लड़ाई है चलेगी और उसमें हम फतह हासिल करेंगे। और देखिए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या पूरा का पूरा विपक्ष हो, सारा विपक्ष एकजुट है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को साइडलाइन करके उनकी सारी संपत्ति और पहचान पर दांव लगा दिया है मोदी सरकार ने, इसका विरोध होना चाहिए। तभी तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा यहां पहुंची और उन्होंने भी अपनी पार्टी की तरफ से सीधे सीधे कहा कि यह किसी भी सूरत में गवारा नहीं होगा। टीएमसी का झंडा लिए महिलाएं भी इस धरने में पहुंची थीं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 ओवर लगा 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे। तो इस तरह से शेरो शायरी के जरिए इमरान मसूद ने कहा कि जिस तरह से शीशे का घर बना दिया गया है भारतीय लोकतंत्र को और पत्थर फेंके जा रहे हैं, यह एक बहुत तकलीफदेह मंजर है। सवाल बहुत साफ है कि चाहे इमरान मसूद हो, समाजवादी पार्टी हो, भाकपा माले हो, सीपीएम के हनान मुल्ला हो, टीएमसी हो या बाकी विपक्षी पार्टियां, वे जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर बीजेपी की पॉलिटिक्स के खिलाफ एकजुट हो रही हैं, निश्चित तौर पर उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए परेशानी भरे होंगे। और ख़ास तौर से क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होना है 2025 में, लिहाजा नीतीश कुमार को स्टैंड लेना होगा। और अगर वह स्टैंड लेते हैं तो मोदी सरकार के लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। शुक्रिया।